नाजरीन आदाब। प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान हैं एक साबिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर खुर्शीद अहमद गनाई साहब। खुर्शीद साहब, शुक्रिया आप आज तशरीफ़ लाए हैं। नाजरीन को मैं बताऊंगा कि खुर्शीद साहब ने 1982 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया था और पूरे इंडिया में ये दूसरे नंबर पे आए थे, मेरिट में दूसरी पोजीशन पे आए थे। उस वक्त बहुत कम लोग जाते थे इसमें, और उसके बाद इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की हाईएस्ट पोजीशंस तक ये पहुंच गए। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया में रहे, मुख्तलिफ़ ओहदों पर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी वगैरह, और आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ये जॉइंट सेक्रेटरी और उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे। ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक तक पहुंच गए, और उसके बाद ये चीफ़ इंफॉर्मेशन कमीशन भी कुछ मुद्दत के लिए रहे, और आखिर में ये 2 बार गवर्नर के मुशीर भी रहे जम्मू कश्मीर में, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर एक ओहदा होता है। तो खुर्शीद साहब, मैंने मुख्तसर आपका तारुफ बता दिया। थैंक यू वेरी मच, आपने तो सारी कहानी बता दी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ऐसे वक्त में जब ये तकरीबन कल्चर ही नहीं था यहाँ पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। सिर्फ इकबाल खांडे साहब 1978 में चले गए थे, शायद कोई और भी गए होंगे, मुझे तो उनका ही नाम है याद 78 में, और आप 1982 में चले गए। क्या इसकी वजह ये थी कि आपके अंकल शमसुद्दीन साहब यहाँ पे सीनियर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे, जो बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चीफ भी बने, और क्या यही वजह थी या शुरू से ही आपका यही था? क्योंकि आप बुनियादी तौर पे इंजीनियरिंग में चले गए थे डिग्री करने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप चले गए थे, जो आपने श्रीनगर से ही किया था। नहीं, मैंने पिलानी से किया, बिट्स पिलानी से आपने किया था। तो ये कैसे हुआ कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले गए? थैंक यू फयाज साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो एक एक्सीडेंटल कहते ना कि एक्सीडेंटल आईएएस ऑफिसर बन गया। तो मैं तो इंजीनियरिंग में गया था, इंजीनियरिंग करने गया था, उसमें बाज़ाब्ता मैं पिलानी गया, 5 साल मैंने वहाँ पढ़ा और इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में। उसके बाद मैं हिंदुस्तान लीवर में मैं सिलेक्ट हुआ एक्चुअली कैंपस में ही। तो मैं फिर तकरीबन 8 महीने में हिंदुस्तान लीवर में रहा, बॉम्बे में। आई वॉज अ मैनेजमेंट ट्रेनी देयर। उसके बाद ये हुआ कि मुझे वाकई वो अच्छा नहीं लगा, मतलब आई वॉज नॉट इन्जॉइंग इट। आई वॉज नॉट इन्जॉइंग द स्टे इन बॉम्बे, मुंबई, उन दोनों बहुत बड़ा शहर था, और ऐसा तो था नहीं ये जो आजकल की कम्युनिकेशन है, टेलीफोन और जहाज़ या बाकी चीज़ें। तो आई फेल्ट दैट एक तो होम सिकनेस भी काफ़ी हुई, और दूसरा मुझे लगा कि मैं आगे मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद होना चाहिए, ये मुझे ट्रबल कर रहा था इवन व्हाइल आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो मैं अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा, मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाऊंगा, एमटेक करने जाऊंगा और उसके बाद अमेरिका जाऊंगा। तो मैंने छोड़ दी सर्विस, और ये हिंदुस्तान लीवर की मैं दिल्ली आ गया और एमटेक किया। लेकिन दिमाग में ये था कि आई विल टेक अ ट्राई एट द आईएएस ऑल्सो, ये भी था। तो जहाँ तक आपने वो बताया फैमिली का इन्फ्लुएंस, ये बात सही है। तो एक तो इकबाल ने किया था आईएएस 78 में, वो अब तक मेरा दोस्त भाई, हम इकट्ठे बड़े पले हैं। तो शमस साहब का भी इन्फ्लुएंस था, वो 71 में डीसी श्रीनगर बने, आईएएस उनको मिला। और हमारी फैमिली में उससे पहले द फर्स्ट मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर हमारी फैमिली ने दिया है, ख्वाजा साहबदीन, जो प्रमोटेड हुए थे, लेकिन डीआईजी यहाँ काफ़ी साल रहे, यहाँ भी जम्मू में भी। तो हमारी जो फैमिली थी गनाई फैमिली ऑफ मटन, उसमें ये अफसरी और ये जो पढ़ाई वगैरह का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था। तो आप सही कह रहे हैं कि शमस साहब की वजह से या इकबाल के पास होने की वजह से मेरे दिमाग में ये ज़रूर बात हुई कि मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने फिर जब एमटेक के लिए मैं आया, मैंने एमटेक आईआईटी में एडमिशन ले लिया,
और एमटेक करने लगा, लेकिन साथ में मैंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी, आईएएस की तैयारी भी शुरू कर दी। वहाँ पर बहुत सारे बाकी स्टूडेंट्स जो एमटेक कर रहे थे वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो उनका मकसद ही था आईएएस करना। आप आईआईटी दिल्ली में? आईआईटी दिल्ली। जी। तो फिर मैंने 81 में फॉर्म भरा, जो 81 का एग्ज़ाम था। मैं 80 में आया था, 79 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 80 में मैं आया, एडमिशन ले लिया आईआईटी दिल्ली में। तो 81 में मैंने एग्ज़ाम दिया। तो लकीली क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की, बाकी एक तो थोड़ा एमटेक का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, उतना ज़्यादा मैंने लिया भी नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की मैंने। और मतलब मेरे ख्याल में कोई 12-13 घंटे मैं चाहता था कि एक बार अगर होना है तो होना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा ये बार बार हर चीज़ में कोई दुलमिल उसमें रहना, डाउट में रहना, क्या करना है ज़िंदगी में। तो लेकिन ये मेरा ज़रूर था कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एमटेक and if I don't join the IAS, then I'll go abroad to United States for a PhD and then take to academics. That was the second option I had. तो ये हुआ, ये मेरा पास हो गया। मैं इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था सेकंड। इनफैक्ट इसकी बड़ी एक थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये है कि हमारे साथ वो शिवालिक हॉस्टल में वहाँ आईआईटी में बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे थे, और कुछ ने प्रीलिम भी पास किया था, अब मेन भी दिया था। तो अब मेन का रिज़ल्ट आना था इंटरव्यू के बाद, मेन का तो आ गया था, उसमें हम लोग इंटरव्यू भी दिया हमने मार्च 82 में। तो अब फाइनल रिज़ल्ट आना था। तो फाइनल रिज़ल्ट जिस दिन आना था तो हर दिन सुनते थे आज आएगा, कल आएगा। तो मैं सो रहा था तो बाहर से शोर हुआ। मैंने भी सुना। तो मेरा एक दोस्त वो बाद में यूपी काडर में गया, चीफ सेक्रेटरी बना यूपी का। तो उसने वो भी शिवालिक हॉस्टल में था एंड ही वाज आल्सो अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो उसने कहा, अरे खुर्शीद मैं पास हो गया, मेरी रैंक 19th है। अच्छा। उसने अपना देखा हुआ था किसी रिलेटिव के जरिए या कि कोई न्यू समबडी इन द यूपीएससी। तो उसने उसको बता दिया भाई रिजल्ट आ गया। इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे ख्याल में 7 बजे थे। तो मैंने कहा यार मेरा क्या है? कहता यार मुझे पता नहीं। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है कि मुझे लगता है मेरा होगा नहीं, इसीलिए तू मुझसे छुपा रहा है। जब तुमने खुद अपना देखा, मेरा क्यों नहीं देखा? अच्छा। कहता मुझे उसने बताया, मेरा बताया, तेरा अभी रिजल्ट बाहर छापा नहीं है, अभी पेस्ट नहीं हुआ। यूपीएससी की बिल्डिंग के बाहर पेस्ट होता था रिजल्ट, वो ना पूरा उन दोनों ऑनलाइन शाहजहां रोड पर। हाँ, जी। तो वो बाहर कागज लगते थे, वो लिस्ट लगता था। तो मैं परेशान हो गया। उसके पास स्कूटर था। मैंने कहा चलो चलते हैं अब। कहता यार अभी तो जल्दी है, वो तो 10 बजे लगेगा। मैंने कहा यार अगर तुझे किसी ने बताया, मुझे भी बताया वो, ये इससे थोड़ा सोचा तो ये बड़ा वो था, ये वॉज अ वेरी फ्लैम्बॉइंट टाइप ऑफ अ पर्सन। एज ऑफिसर भी ये बड़ा फ्लैम्बॉइंट रहा, एज चीफ सेक्रेटरी भी। अच्छा। तो बहरहाल ये इसने कहा चलो चलते हैं फिर। तो इसने स्कूटर निकाला अपना, इसके पास स्कूटर था, मेरे पास कुछ नहीं था। तो स्कूटर पर इसने मुझे पीछे बिठाया और हम यूपीएससी की तरफ चले। और मई का महीना था, मुझे याद है कोई 25-26 में था। तो गर्मी भी हो रही थी, लेकिन हवा चल रही थी। मुझे बार बार हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हवा लग रही है। स्कूटर था। तो वहाँ पहुँचे तो वी वेंट ही टुक मी टू द इनसाइड द यूपीएससी, अंदर, जहाँ अभी क्योंकि वो क्लर्क तैयारी कर रहे थे कि कैसे कब हम पेस्ट।
तो जो ही हम अंदर चले गए तो इसने उनको कहा, अरे भाई ये जिसको जानता था, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम ये है, तो इसका रिज़ल्ट देखो। तो उन्होंने कहा नाम है तो कुछ आइडिया लगता है, शायद ये नाम है, तो ये देख लो। तो उनने हमें लिस्ट दिखाई, तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे अपना नाम नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आप नीचे नीचे देख रहे हैं? मैं नीचे देख रहा हाँ हूँ, जी। मैं नीचे देख रहा हूँ, तो मुझे अपना नाम नज़र ही, मैंने कहा यार ये तो, मैं आईपीएस में आ गया नीचे, और नीचे 200 के आसपास, ये आईएएस में 125 के आसपास था कि उतने आईएएस में हो जाएंगे। मैं अब नीचे उसके बाद आईपीएस उधर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं है, ये नाम कुछ हमें लगता है कोई नेम है। तो मैंने देखा, मैं फिर से देखा, तो मैंने देखा ऊपर नंबर 2 पर मेरा नाम है। तो ये जो मेरा दोस्त था, क्योंकि ये बड़ा फ्लैम्बॉयंट था, और ये ही यूज्ड टू काइंड ऑफ, ही वाज लिटिल, वो शो ऑफ था इसमें, तो इसको थोड़ा, इसका चेहरा थोड़ा गिर गया। ऐसे देखो, मैं सेकंड हूँ, 19 था। 19 is a very good rank. It's a very good that's a good rank. And he got his home cadre. So that was, the first kind of incident which I thought. And then they hugged me, he hugged me, I hugged him, and everybody hugged each other. So that was the little story about my this thing. Then of course, फिर अखबारों में भी आया, यहाँ भी हमारे, मैं मटन का रहने वाला हूँ, तो हमारी फैमिली में सब लोग खुश हो गए, बहुत खुशी हुई, खासकर मेरे माँ बाप और मेरे दादा, मेरे नाना, उन दोनों ज़िंदा थे, तो वो सब, द होल फैमिली वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो फिर लेकिन बाद में मसला पड़ गया कार्डर का, कि कार्डर क्या मिलना चाहिए। आप जानते हैं उन दिनों एक पॉलिसी, शेख साहब आए थे, शेख साहब वाज द चीफ मिनिस्टर, तो उन दिनों एक पॉलिसी थी कि भाई ज़्यादा हम अपने ऑफिसर्स को करेंगे, केएस और ये जो ऑफिसर्स हैं, हमें आईएएस ऑफिसर बाहर से ज़्यादा मंगवाने नहीं चाहिए थे जी। तो द गवर्नमेंट यूज्ड टू इंडिकेट ऑलमोस्ट 0 वैकेंसीज और वेरी फ्यू वैकेंसीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू डीओपीटी, ताकि कम आईएएस और आईपीएस आ जाए। लेकिन वो फिर भी पूरा वो ताक में रहते थे, नहीं जी, इनका वो कैलकुलेट करते थे, आपका कार्डर स्ट्रेंथ ये है, आपके डायरेक्ट रिक्रूट्स इतने, प्रमोटेड इतने, फिर भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूट्स की वैकेंसी है, कमी है। बट ये लोग उनको भेजते नहीं थे फॉर्मली, दे वुड नॉट सेंड देम द नंबर ऑफ, कंसील करते। यस, आई मीन कंसील, और इट वाज अ पॉलिसी, शेख साहब ने क्लियरली किया था। वो साहब थे चीफ सेक्रेटरी, ही वाज आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन, वी मस्ट डेवलप आवर ओन कार्डर, ओन ऑफिसर, दैट वाज द पॉलिसी उसमें। तो खैर जब मैं आया तो मुझे भी पता लगा कि दे हैव इंडिकेटेड 0 वैकेंसी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आई एम नॉट लाइकली टू गेट। तो फिर शमस साहब ने मेरी मीटिंग अरेंज करवा दी, थैंक्स टू हिम, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, ही इज़ नो मोर नाउ। तो उन्होंने मेरी मीटिंग थ्रू अहमद साहब ऑर्गेनाइज की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। तो शेख साहब ने भी जब सुना था कि कोई कश्मीरी लड़का सेकंड आया है, तो ही हैड आल्सो प्रॉब्ली टोल्ड हिम कि हाँ मिला दो। तो मैं आई वॉज टेकन टू हिम एंड इट वॉज हिज लास्ट डे इन ऑफिस। अच्छा। उसके बाद वो इट वॉज जून, उसके बाद वो डोडा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग के लिए गए, बीमार हो गए, उसके बाद he never came to the office. जी हाँ। He never came to the office. So this was the last day, and I remember that rose, that flower in his this thing, and white dress था, कुर्ता पजामा, टोपी। तो मैंने कहा सर, जनाब, कभी मैं जनाब कहता हूँ, कभी सर कहता हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड बाय द टावरिंग पर्सनैलिटी ऑफ शेख साहब, क्या बात है। तो मैंने कहा सर, ये वैकेंसी नहीं कम्युनिकेट हुई, वो मुझे कैसे देंगे ये
नहीं तो मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं तो नंबर 2 हूँ, आई वुड गेट द कार्डर ऑफ माई फर्स्ट चॉइस एंड होम कार्डर। तो कहता है अच्छा, तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आपको भेजेंगे आप इधर ही काम करो, इसी तरह का। अच्छा। आप इधर ही हमें ज्वाइन करो, आप तो इंजीनियर भी हो ना, आपको पब्लिक सेक्टर में हम रखेंगे। मैंने कहा सर पहले मुझे आईएएस में एज एन आईएएस ऑफिसर आने दीजिए, तब आप मुझे पब्लिक सेक्टर में भी डाल सकते हैं, जहाँ भी आप मर्जी है। तो कहा अच्छा, तो देन ही अगेन कॉल्ड, अहमद को बुलाओ। आई रिमेंबर दिस, यू नो, अहमद, ही टोल्ड समबडी वाज स्टैंडिंग देयर, तो अहमद साहब आ गए। कहा हिज सेक्रेटरी। हिज सेक्रेटरी, ही वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद साहब। तो कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बोलो, उनको लिखे फिर दिल्ली को कि हमें ये अलॉट कर दे। तो इन्होंने चिट्ठी टेलीग्राम लिखा। पहले तो नूर साहब ने मुझे मेरी खूब खबर ले ली कि तू क्यों आया आईएएस में। चीफ सेक्रेटरी ने? हाँ, नूर मोहम्मद, पढ़े लिखे इतने इंजीनियर बिट्स पिलानी के, तुम अमेरिका क्यों नहीं जाते हो? अच्छा। ये क्या है आईएएस? ही टोल्ड मी, व्हाई डिड यू कम टू आईएएस? यही अपने अंकल को देखा हो, सोचा होगा मैं भी तहसीलदारी करूंगा। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो बाकी इंजीनियरिंग की है। जब मैं आ गया तो मैंने कहा कि आई वांट टू वर्क बेसिकली इन कश्मीर। आई हैव ओनली कम फॉर दैट, टू वर्क अमंग माय ओन पीपल एंड टू बी अमंग विद माय ओन लार्ज फैमिली। वी आर फ्रॉम अ वेरी बिग डायनास्टी। तो मैं उसी लिए आया कि, लेकिन कश्मीर में काम करने के लिए, कश्मीर के, I want to do something for the people of Kashmir and people of Jammu and Kashmir. I told him this. And this I told in the interview also, when they asked me, why you're leaving a multinational and you're coming to IAS? मैंने कहा, my idea is public service. I don't think I was cut out for that kind of a commercial job, corporate job. तो मैं इसीलिए public service में आना चाहता हूँ। तो cutting the story short, they sent this telegram to Delhi and I went to Delhi. And I called up the joint secretary. मैंने appointment लिया joint secretary personal. They were sure, I had been told by some of my batchmates that Kashmir is not going to get this time. There is no vacancy there. अच्छा। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे डांटा। जॉइंट सेक्रेटरी वॉज वन मिस्टर रामनाथन, इफ आई रिकॉल करेक्टली। उन्होंने मुझे डांटा, no, why do you, what do they mean by saying that they want Khurshid Ahmed Ganai as to be allotted to J&K? They've indicated no vacancy, there is zero vacancy in J&K. And your chief secretary came the other day and he fought in the, this is the other words, he fought in the room of the cabinet secretary. He said, we don't need IAS officers, we don't want IAS officers. We want to develop our own cadre. So I said, sir, but I have been selected, so I have a right. I am number 2 in the list. I have a right to go to my home state. So ultimately, they did it. I think a lot of people spoke. Mir Nasrullah also spoke. He was additional secretary in Government of India. Jannat Naseeb Kare. Ghulam Nabi Azad also spoke. He was Youth Congress president. I had met him. He spoke to the minister. Venkat Subbiah was the minister for DOPT. So ultimately they could not, prevent me, because there was a request from the government of J&K that there is a vacancy, please allot him, and I got allotted. So there was a bit of a struggle, but I got allotted on the strength of my own merit. If I had been down below, तो मुझे क्यों allot करते, फिर J&K नहीं allot होता। तो ये छोटी सी story थी about this। उसके बाद तो there has been changes। 78 के बाद तो आए थे, 79 में भी सोनाली कुमार एंड अरुण कुमार के, 80 में अंगुराना 2 J&K ऑफिसर्स केम एंड 1 चक्रवर्ती के, 81 में कोई नहीं आया था ऑन दिस ग्राउंड, दैट 81 में कोई नहीं आया था। 81 नो, देयर इज नोबडी इन 81। सो 81 वाज ब्लॉक्ड। Then because of me, Ilango got J&K. Ilango came in IPS. So otherwise they had not accepted him. He trained in Delhi. So when I joined, then he also joined. Then he was brought back. वो तो बाहर ही रहा बाद में। बाद में बाहर रहा। रिटायरमेंट तो बाहर ही रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो में।
आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं अभी जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया में, कभी कभी उनको लगता है कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये हमें इन्फीरियर समझते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इसमें कोई हकीकत है? मुझे देखिए, ये तो आपने बड़ा पेचीदा सवाल किया, लेकिन मैं सच बोलूँगा कि हो सकता है कुछ में ये एट एन इंडिविजुअल लेवल मैं समझता हूँ, हो सकता है एट एन इंडिविजुअल लेवल, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। अगर आप मेरा जवाब ये होगा कि जनरली जो आईएएस ऑफिसर्स, चाहे वो बाहर के हों या जम्मू कश्मीर के हों, हम अपने जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनको बिल्कुल ये इन्फीरियर नहीं समझते हैं। मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे साथ खजर मोहम्मद वानी ने काम किया। ही वॉज डायरेक्टर फूड, आई वॉज सेक्रेटरी फूड जी। एंड सो मेनी ऑफिसर्स। आई मीन मेरे साथ अशरफ बुखारी ने काम किया है जीएडी में। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट ऑफिसर्स। खजर मोहम्मद वानी, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, ही डाइड अर्ली। मुझे याद है ये अशोक अंगुराना जम्मू का ऑफिसर है, वो भी डायरेक्टर फूड है, 1980 बैच का है। वो कहता था मुझे, अरे वो इसी तरह अरे खुर्शीद यार, ये खजर मोहम्मद वानी तो हमसे भी अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, ये जो टॉपर, अलीगढ़ का टॉपर था और यहाँ KS 977 बैच का ये शायद टॉपर है या सेकंड टॉपर है, तो वो तो है, वो तो होगा, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। या आई नो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। रासर साहब उसको छोड़ते नहीं हैं, उनके नवरत्नों में था। हाँ, तो मैंने कहा, कहते यार वो तो हमसे भी अच्छा है। मैंने कहा भाई अगर ये आईएएस दिया होता ये भी पास हो जाते, अगर थोड़ा भी बहुत एक्सपोजर होता या दिल्ली में बैठे होते मेरी तरह तेरी तरह और तैयारी की होती तो ये भी पास हो जाते, बहुत सारे पास हो जाते। तो सर मैं ये कहूँगा आपको कि मैंने इतने KS ऑफिसर्स देखे हैं अपने कैरियर में, हु आई नेवर थॉट वेर in any way in intellect inferior to me. Some of them I thought were brighter than me. वो बात है, लेकिन ये कहते हैं कि एक एहसास है, एक जो बर्ताव है, वो नहीं कहते हैं कि हम इनके किसी एतबार से हम इनसे कम हैं कॉम्पिटेंस वगैरह में। वो उसका जवाब मैंने दिया। बर्ताव के सिलसिले में भी मैंने कहा कि जनरली वो बात नहीं है। It may have happened in a few cases जिनका अपना कोई टेम्परामेंट ऐसा है या उनको कोई, they were not happy in J&K. There are, they're happy. You have been tracking service, All India services. There have been some instances where people have not adjusted fully to the political situation जो हमारी थी, स्पेशल स्टेटस था, बाकी चीज़ें थी, उसकी अलग अलग वजूहात। हाँ, तो अलग अलग वजूहात के पर्सनल व्यूज़ थे, लोगों के पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ थे। So those things did come into the picture, but generally speaking, I don't think. And I think majority of the officers from outside the state, including people like Mr. Jaitley, Mr. Rizvi, Mr. Hindal Taib ji, Mr. Mahmood Rahman, Mr. Jalil Ahmed Khan, then later Mr. Bakaya Saab to idhar ke hi the, Funsok from Ladakh, and many other officers, I don't think they had any such Kapoor. ऐसा नहीं, No. ऐसा नहीं। They were extremely upright in their attitude. They were very fair. They were very, I don't think they had any biases. Some may have had. So I would say therefore not generally true. मैं इस सवाल के दूसरे रुख पे भी जाऊँगा। बताइए। दूसरा रुख ये है कि आपने जिक्र किया अपने साथियों का, सोनाली कुमार जी का। सोनाली कुमार ने एक किताब लिखी रिटायरमेंट के बाद, और उसमें उसने लिखा है कि ये जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स ये बहुत ही बायस्ड थे बाहर वालों के ख़िलाफ़। तो उसने कई मिसालें दे दी हैं कि इस तरह से ये चोर दरवाजे से अपने लोगों को लाते थे और उनको इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर रखते थे थ्रू सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, नॉट वन, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के दरमियान। तो एक किस्म का एहसास, जब वो किताब पढ़ते हैं उनकी बायोग्राफी, तो एक किस्म का एहसास लगता है कि ये अपने आप को बरतर समझते थे और रखते थे बरतर जम्मू कश्मीर इंतज़ामी के लोग, अलॉन्ग विद द पॉलिटिशियंस ऑफ देयर ओन स्टेट। क्या ये बात सही है? देखिए, मैंने उसकी किताब तो पढ़ी नहीं है, लेकिन सुना बहुत है वो लिखा क्या है, और बीच बीच में शायद मैंने हो सकता कुछ पेजेस पढ़े हो,
या कुछ पार्ट्स ऑफ दैट विच वर रिपोर्टेड बाय सम अदर पीपल, हो सकता है। मैंने उसका जिक्र तो किया, लेकिन मैंने उसका जिक्र बैच के हिसाब से किया। मैंने कहा 79 में वो आए थे, 80 में वो आए थे। तो यस, इट्स कॉमन नॉलेज दैट शी और उनके हस्बैंड, उन्होंने लिखी हैं किताबें उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद, जिसमें ये इन बातों का जिक्र किया है। तो ड्यूरिंग सर्विस आई विल लाइक टू टेल यू impressions of some of the officers from Kashmir about Sonali Kumar. I don't have knowledge about Arun Kumar, but about Sonali Kumar, they have said that in her dealings with the officers, she never showed that kind of bias. Yeah. मुझे जिन कश्मीरी ऑफिसर्स ने काम किया है सोनाली कुमार के साथ, many of them have told me that in her work she never showed that bias against Kashmiri. मुझे भी इसी तरह से उन्होंने बताया, बिल्कुल। And in fact, I need not say this, but since you have asked me, they said that she thought it was a personal belief, like what I was saying, that the Kashmiri officers are quite good, quite bright, and they do good work. I think that is what they told me, that she had this impression that officers from Kashmir are bright. Yeah. कई ऑफिसर्स ने किताबें लिखी इसके अलावा भी, इंक्लूडिंग मूसा रज़ा साहब, हालांकि वो जम्मू कश्मीर काडर के नहीं थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे रहे थे। इसके अलावा कई लोगों ने, इंक्लूडिंग गवर्नर्स BK नेहरू साहब, जगमोहन, इन सब लोगों ने किताब। कभी आपको शौक़ रहा कि इन तजर्बात पे इनको कैद करेंगे एक किताब की शक्ल में? हाँ, definitely. I think that stage will come in another 1 year. I'm looking at, if I live that long, so I am planning to write a book. There are so many things to be written. Yes, I'm grateful to you that you are asking me so many questions which are taking me back to so many eras, so many years past, about 42, 43 years back. Now 44th year of my in the IAS. So yes, I plan to write something, sir, in I think by 2028 or 29 my book should come. Yes. तो हम yes इंतज़ार करेंगे आपकी yes किताब का। अगर जिंदगानी रही तो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। '90 के बाद हम एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना कि जिसको हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मतलब शक की बुनियाद पे लोग कोई बात, एक मफरूज़ा खड़ा कर लेते हैं। हमने नोटिस किया है कि कई साल से जब डॉक्टर शाह फैसल अव्वल आए इस इम्तिहान में, और इसी को भी बहुत सारे लोगों को पता चला आपका कि आप सेकंड आए थे, किसी को किसी को उसकी तरफ। उमर साहब ने एक बार SKICC में कहा जी कि भाई खुर्शीद भी सेकंड आया था जी, जब ये फेलिसिटेशन हो रही जी, एग्जैक्टली। तो आप इसमें सेकंड आए थे और अव्वल आए इसमें, और उसके बाद आपके ही इलाके के अतहर आमिर खान सेकंड पोजीशन अगेन। तो हमने देखा है पढ़े लिखे लोगों का एक तबका जिनकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन ये कहते हैं पाइशवा या से कथ कर गड़े और इनको यहाँ पे कश्मीरी लोगों को, पर्टिकुलरली मुसलमानों को किसी पोजीशन पे लाना है और दुनिया को ये तासुर देना है कि ये लोग हमारे साथ हैं। ज़ाती तौर पे तो मुझे इसमें यकीन नहीं है, लेकिन आपका जानना चाहूँगा, मैं सिर्फ उसमें नहीं रहा हूँ, आप रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि ऐसी बातें हो सकती है इंडिया में? मुझे नहीं लग रहा, मुझे कभी ऐसी बात हुई नहीं। जब मेरे टाइम में तो वो ये बात
थी नहीं, मतलब ये बातें बाद में लोगों ने शुरू कर दी, मेरे टाइम में तो बिल्कुल ये बात नहीं थी। तो मैं तो ये कहूँगा, और मैंने आपको पहले से ही कहा कि क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की, ये जो आईएएस का एग्ज़ाम था, और एक बात जो हम में थी, मेरे में, इकबाल में, वो ये थी कि हमारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। हम अंग्रेज़ी बहुत अच्छी, उसकी तो मेरे से ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि वो सिर्फ ग्रेजुएट थे। नो, बट ही वाज अ लिटरेचर हाँ, स्टूडेंट, लेकिन ही वाज अ सिंपल ग्रेजुएट, उनकी अंग्रेजी बहुत सारे simple graduate. हाँ पढ़े लिखे No, लोगों से बेहतर I don't think anybody had such command Command or over the spoken language. and English, written English, than him at during his time, and for many years still in the government. The only person who I felt also wrote fantastic notes was Vijay Bakaya. He also was he's also a student of English literature, if I जी हाँ, heard. जी हाँ। So he also used to write beautiful notes. There were others also. मैं ये कहता हूँ कि जब इकबाल BA कर रहा था या MA कर रहा था, मुझे नहीं लगता उस वक्त कश्मीर में देयर वर एटलीस्ट इन दैट एज ग्रुप जिनकी अंग्रेज़ी उससे अच्छी थी। तो मेरे से तो हमेशा वो अंग्रेज़ी में अच्छा रहा। वो तो मुझे कहता था तू मैथ्स और साइंस में मेरे से अच्छा है, साइंसेस में मेरे से अच्छा है, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन अंग्रेज़ी जो है वो मैं खुद कहता था उसको, तुम्हारी अंग्रेज़ी मेरे से बहुत अच्छी है। और ह्यूमैनिटीज़, एंड ही वाज अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड वेरी अर्ली। सो ऐसा नहीं था, वी both of us worked hard in Delhi. He also coached in Delhi. I did not coach in Delhi, but I studied in Delhi. I prepared in Delhi in an atmosphere जहाँ इसका atmosphere था IAS का, IIT में, JNU and all that. तो हमारे टाइम में ऐसी कोई बात नहीं. And when I got second position, in fact I was a little surprised that I had been able to. लेकिन when I saw my marks, then I felt that yes, I have done very well. मैंने बहुत अच्छा किया भी था, तो मुझे पूरे नंबर मिले. मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई. मैंने हमेशा कहा है यहाँ पर, जब यहाँ ये बात भी होती थी कि भाई यहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं आने देते आईएएस में, टिल जब तक ये चेंज हो गया जो आप कह रहे हैं शाह फैजल का, और तो उल्टा लॉजिक शुरू हो गया जी इनको ला. बिल्कुल. हमारे टाइम तक तो, या मतलब मेरे बाद असगर सामून कश्मीर के आए, डुल्लू वगैरह भी आए, लेकिन मुसलमानों में असगर सामून ही आया मेरे बाद. जी हाँ. और उसके बाद ये आने लगे शाह फैजल और ये सब. 2009-10 के बाद तो काफ़ी लोग आए. अदरवाइज तो असगर सामून 93 में आया, असगर हसन सामून 93 में आए जी. मैं 82 में आया. 93 से 2006 या 8 जब तक शाहिद चौधरी आए राजौरी के, तब तक तो यहाँ का मुझे याद नहीं है कोई, मुझे नहीं लगता कोई आया था, मतलब from among Muslims of Jammu and Kashmir. So sir, what I am trying to tell you is there was nothing like that. मैंने जब मुझसे कहते थे कि भाई क्यों नहीं आते हैं यहाँ के लोग, तो बायस है शायद, तो मैं कहता आई नेवर फेस्ड एनी बायस. यूपीएससी में जो रिटन एग्ज़ाम था, जो मुझे मार्क्स मिलने थे वो मुझे मिले, मुझे कोई गिला नहीं है. इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले. मेरी अपनी गलती है कि मैं एक पहले क्वेश्चन पर थोड़ा अटक गया, जिसकी वजह से मेरे कुछ नंबर कट गए होंगे, तो जिसकी वजह से आई लॉस्ट द फर्स्ट पोजीशन. अदरवाइज आई वुड हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन. क्या सवाल था? वो सवाल ये था, जो ही मैं अंदर गया तो त्यों ही उन्होंने कहा, ओ यू आर फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. अच्छा. व्हाई डिड यू लीव, क्यों छोड़ा आपने मल्टीनेशनल वो ये वगैरह शगैरह. तो फिर आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन. तो मैंने बताया कि मेरी पॉजिटिव ही बताना था कि आई वांटेड टू गो बैक टू JNK, आई वांट टू बी इन द पब्लिक सर्विस एनीवेयर इन द कंट्री, बट प्रेफरेबली इन द JNK, आई वांट टू बी इन द पब्लिक सर्विस. सो आई थॉट, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे रिश्ते में पब्लिक सर्विस में है, तो मुझे शौक भी है. तो वो कन्विंस हो गए. उसके बाद उन्होंने एक मेंबर उठे, उन्होंने कहा अच्छा मिस्टर खुर्शीद, you tell us, and I went through very nicely in the beginning with Hindustan Lever, role of multinationals in the third world and all that. So then he said, both China and India have follow
systems of planned development. Both are, because we have a planning commission, we also have 5-year plans and all that. China also has a system. China was communist at that time in '82. It changed in early '90s. So they have a planned system of development. लेकिन फ़र्क क्या है? अच्छा, मैं अटक गया, ये इतना मेरे ख्याल में अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी कहेंगे क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है. We have a private sector as well as a public sector. They only had public sector at that time. They did not have a private sector. मैं अटक गया, तो फिर उन्होंने कहा कि बट वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी. तो आई इमीडिएटली, बट आई एम श्योर आई लॉस्ट few some marks, maybe 20 also, because I lost first position by 4 marks. बस तो फिर ये जब ये इस क्वेश्चन पर मैं अटक गया, तो बट आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस. आई गॉट 180 out of 300 in the interview, and the person who got first position and beat me by 4 marks, V.C. Mishra of Orissa, he got only 120 reportedly. अच्छा. So I had beaten him in the interview by 60 marks. So he would have beaten me in the interview by 64 marks. Isn't it? कि 4 marks का फिर भी फर्क रहा. तो ये होता है, मतलब this is what I heard. It was revealed to me that he got only 120 marks in the interview out of 300. इतना फर्क था 60 मार्क्स का. I got one. No, people were getting those kinds of. Some people got 220 also. If I had crossed the China question, I would have got 200. अच्छा. And I would have got the first position. Yeah. अच्छा. Because rest of the interview was absolutely brilliant. There was nothing that I did not answer, including my engineering, the solar energy, and all kinds of things in the country. Kashmir, about Jammu and Kashmir, district administration, how it is, how does it function, the history of Kashmir, everything. It continued for about 1 hour. My interview went on for about 1 hour. So I knew that my interview has gone very good, except for that particular question where I stumbled and fumbled, and so that is where I lost. 2009-10 के बाद काफ़ी लोग आए, 10 लोग, 12 लोग जम्मू कश्मीर के जो इसमें कामयाब हो गए, और एक ट्रेंड बन गया यहाँ पे, और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए. उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू किया, और हमने देखा कि जो लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, इनमें बहुत सारे आपकी तरह टेक्नोक्रेट्स होते हैं. कुछ लोग इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग वेटरनरी डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग सिविल इंजीनियर्स, अब तो मैकेनिकल थे, इस तरह के लोग जाते हैं. क्या आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा मस्बत रुझान है जम्मू कश्मीर में, और क्या आपका मैसेज है इन लोगों के लिए जो सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में जाना चाहते हैं, किस तरह से वो कामयाब हो जाएंगे? बहुत ज़रूरी है. देखिए, एक नेचुरल हमारे यहाँ ट्रेंड है फयाज साहब, मेडिसिन के लिए बच्चे जाते हैं, खासकर गर्ल्स तो जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भी जाते हैं. तो अच्छी बात है. अब तो देखिए ना, द लेटेस्ट जो आपका जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, आई सॉ हिज इंटरव्यू रिसेंटली. He said that he said all these software and the normal computer education is completely out of the window now. It is of no use. And he said college degrees are of no use. अब तो ये कहते हैं कि जो normal software और computer education है, even that is getting outdated because of machine learning or artificial intelligence, robotics and all that. So now up to नई skills आनी है. But coming back to your question, sir, is that if you now the number of persons, and this is very important in any federal setup, in any administrative setup, that you must have a representative administration also. It is not such a good thing that you have people from outside the state or from only one region dominating the administration. So it is always good. It is a healthy thing. It's very healthy. It's very very useful,
and it is kind of it creates confidence among people when they find persons from different backgrounds, religious, region, caste, language in the administration. So since we are running short of people from persons from Kashmir in the administration, particularly at the highest level, it is very important that our youngsters prepare hard, work hard, and try their best to get into the civil services, both within the state and at the all India level. So I am all for it. In between there had been there was a thinking that why are people going to all India services? Why are they, what is there? These are not such big carriers. They may not be, very remunerative. You don't get the kind of salary which you will get in the United States or in the corporate sector. You get your government salaries. लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी की तरफ, या जो आपका पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है एज अ पर्सन, सो कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अगर आपको अपनी मोटिवेशन है अपने में कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द वर्ल्ड एंड टू माय सोसाइटी, देन दिस सिविल सर्विसेज इज़ अ वंडरफुल व्हीकल टू अचीव दैट. एक इतना अच्छा तरीका, इतना अच्छा एक प्रोसेस तरीका है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने, लोगों की मदद करना, और अपने स्टेट में, अपने एरिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना. ये सिविल सर्विसेज वाज ऑलवेज हैड दैट स्कोप एंड इट कंटिन्यूज टू ऑफर दैट स्कोप. बल्कि इसका स्कोप शायद बढ़ेगा. As a lot of people thought that relevance of civil services is going to reduce as technology grows and as other professions grow, but we are seeing that the civil services is still very crucial, very critical, very important in the development and policy making. So we need people from. I would request, मेरी अपील आपके थ्रू जाएगी कि जो हमारे बच्चे काबिल हैं और ख़ासकर जो ह्यूमैनिटीज़ साइड में पढ़ रहे हैं, of course there is no bar on the science side or engineering side and the medical side, and they are free to come to the civil services. They must work hard to pass the civil service exam. और recently हमने देखा है कि जो सिविल सर्विसेज की लिस्ट आती है, यूपीएससी की लिस्ट आती है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक तो खैर जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, सम ऑफ देम गो टू अदर सर्विसेज लाइक इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड एक्साइज, अदर क्लास 1 सर्विसेज, and but some come to the IAS. We find people from different areas in the country who are now coming up and passing the civil services, including the Muslim community. So I think there is a need to do that. आपको ये भी पता होगा कि ये जो खासकर जब माइनॉरिटीज़ बातें करते हैं, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, so they say that our share in the all India services, that of the Muslims in particular, is hardly 5%. It's never crossed 5%. It is still laboring around 3 point something or 4 point something. बहुत कम. So it should be, we are 14%. Muslims are 14% of the population. तो 14% भी अगर ना हो तो कम से कम 10-12% हो, लेकिन वो भी नहीं है. It's still less than 5% if I recall the figure correctly. So it's very important that our students, our youngsters, जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वाकई सिविल सर्विसेज में आने की इसकी बहुत ज़रूरत है. आना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए. टफ़ एग्ज़ाम है यूपीएससी, लेकिन आना चाहिए. जेकेएस के एग्ज़ाम में भी द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम कश्मीर जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो आजकल कोई 30% है, जबकि कश्मीर की पॉपुलेशन 65% या 60% है. तो लेकिन कश्मीर के बच्चे जो ओपन कैटेगरी में, वो तो तकरीबन 30% ही आ रहे हैं, 30% फ्रॉम द ओपन कैटेगरी. तो अदरवाइज यहाँ के तो आते नहीं है, कम आ रहे हैं. जेकेएस में की बात कर रहा हूँ.
जनरल कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम के साथ साथ एक और विंडो भी यहाँ पे रहा, इंडियन सिविल सर्विस में भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी। वो ये है कि लैटरल एंट्रीज के, जिसको आप टेक्निकल कोटा कहेंगे। कई लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी आए हैं और कई लोग यहाँ पे ख़ासतौर से 2 अवकात पे एक बड़ी तादाद यहाँ पे इंडक्ट की गई, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ पे थे। उसके कवानीन, उसके रूल्स वहाँ यहाँ पे बनाए गए, तो इनको इंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। इनमें से कई लोग अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी इंडक्ट हो गए। इंडक्शन एक बाद में एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये एक सही एक फ़ैसला है कंट्री का कि इस तरह से लोग आने चाहें, और इसके साथ साथ मौजूदा सरकार ने भी एक और विंडो खोला, इन्होंने डायरेक्टली प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक की लेटरल एंट्री का दरवाज़ा खोल दिया। अब कई लोग इसमें आए, बहुत कम लोग आए हैं लेकिन आए हैं इस तरीके से। क्या आपको लग रहा है कि ये फैसला, आपको लग रहा है कि आप सर्विस में रहे इतनी देर, सही है? मुझे तो बिल्कुल सही लगता है सर, बिल्कुल सही लगता है फयाज साहब, क्योंकि हमने देखा ना, जैसे हमने खजर मोहम्मद वानी की बात की, देयर आर सो मेनी अदर ऑफिस। मुझे तो अब क्योंकि नाम लेना था तो मेरे दिमाग में वही आया कि देयर हैव बीन सच सम वेरी ब्राइट ऑफिसर्स। मेरे साथ कई लोगों ने काम किया। ये मिस्टर देवा है, रफ़ी है, जो आजकल मेरे साथ ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स में है, नसीम अलंकर है, तनवीर जहान है। दे हैव बीन डायरेक्ट रिक्रूट्स ऑफ आवर एज ग्रुप, या थोड़ा सा हमसे सीनियर थे। ये तो मेरे से छोटे हैं, देवा साहब, रफ़ी वगैरह ये मेरे एज ग्रुप के हैं। ये बहुत सारे लोग 1976 के इस बैच के बहुत तो सारे लोग ये दे आर ऑल वेरी ब्राइट, मतलब दे डिजर्व्ड। इनफैक्ट अगर इन्होंने एग्जाम दिया होता ये तब भी आ जाते, आ सकते थे, मतलब अपनी अपनी किस्मत मेरा अंदाजा है कि आ सकते थे। दे हैड द पोटेंशियल। नाउ व्हेन यू सी देम इन वर्किंग विद यू, एंड दे आर नॉट डायरेक्ट recruits, they are officers of the Jammu and Kashmir Administrative Service, you find that they're, as I told you, they're as good, so they deserve to be inducted. In fact, ये जो सरकार ने 54 रखा है, अभी तक भी शायद वही है, that you have to be less than 54 years of age to be considered for induction into the IAS. But if you cross 54, उसके बाद आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे, जिस तरह से जजेस में है, there's a limit, एज लिमिट also, इसी तरह इसमें भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली एज लिमिट को नीचे करना चाहिए, सो दैट इफ सम मिस, ओके दे मिस इट, सो व्हाट, बट यंगस्टर्स कैन join and then they will be able to occupy higher positions. So the earlier you get into IAS, then if you still have 20 years, you will actually at least be able to reach to the principal secretary level. So you can become a principal secretary, which means a very important position. Some of these officers have, of course, become commissioner secretaries and all, but none of them become a principal secretary. I have not come across any officer in J&K who was promoted and reached to the level of the principal secretary. Commissioner secretary bane, that is 16 or 17 years of service, or sometimes 18 years of service. Otherwise minimum is 16. लेकिन अगर इनको 25 साल मिल जाते हैं तो 25 साल के बाद you become a principal secretary. That no officer got from J&K. वहाँ तक पहुँच नहीं पाते. Not to my knowledge. That is because of this upper limit of 54. So your question was, should this system continue? I said yes. It should. And rather, there should be an early induction into the IAS. After 9 years of service in the provincial civil services, in the state civil services. And I think that is still, that 9 years is the minimum limit. I think that used to be, it's in my mind, that is minimum 9 years of service in the civil service, local provincial civil service. That is fine. But immediately after that, there must be some method, some screening method, even some way of having a competition among them. If some people are very bright or have a great track record, and if there are any small exams to be passed, any kind of objective type or interviews, long interviews, they should be inducted early, so that they also play an important part. And this human resource, which is there, which is extremely useful, very intelligent, they are meritorious, they have the capacity,
that should be fully utilized. सही बात So है। sometimes I feel that they are not being fully utilized. इम्बैलेंस रहा है Imbalance रहा इस वजह से भी कि जब शेख साहब 1975 के बाद आए तो उस वक्त कई साल तक ये इंडक्शन नहीं हुई, नहीं हुई, हालांकि हुई लेकिन हाँ, स्लो स्लो हुई। और उसके बाद एक और तरीका उन्होंने ये ढूंढा था कि अनलाइक इन अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे ये बताया गया था कि 67% 33% करेंगे, जो अभी मौजूदा सरकार ने इसको 50-50 पे लाया। अब इससे भी थोड़ा एक खतरा बढ़ गया है कि इसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम रहेगी। आपकी बात सही है कि इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन एक और मसला ये है, वो ये है जो अभी हमारे नौजवानों के जहन में है, वो है रिजर्वेशंस का। जैसे कि आप जानते हो और हमारे देखने वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये रिजर्वेशन का जो मसला था ये इसलिए हुआ था आज़ादी के बाद कि कुछ साल तक इन लोगों को जो समाज के मखसूस तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हमारी तरह दूसरे लोगों की तरह अच्छी पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है या इक़्तिसादी हालत इनकी ठीक नहीं होती है, इनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। ये बुनियादी तौर पे 10 साल के लिए इसका तस्वर दिया गया था, 10 साल तक इनको करेंगे। बाद में इसमें सियासत आ गई तो सब लोगों ने इसमें अपनी अपनी सियासत लाई और उसको वोट बैंक में कन्वर्ट किया गया। अब इसमें अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे, जो बेशक अब यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बेचैनी है, एक अनरेस्ट है यूथ्स में, वो आप देख रहे हैं, वो सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम आबादी का 70% के करीब हिस्सा हैं, ये जो ओपन मेरिट और जनरल कैटेगरी, जो किसी कैटेगरी में लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं कि जो सिलेक्शन जब आती हैं तो उसमें 70% लोग वो होते हैं जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं, हम लोग इसमें 30% होते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे देखा है कई ट्यूशन सेंटर से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से कई लोग निकल गए ये देखने के बाद कि हमें वहाँ पे मौका ही नहीं है, वक्त ज़ाया करने के बराबर है। तो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ रेडिकल चेंजेस इस पॉलिसी में लानी चाहिए ताकि सभी तबकों को ये लगेगा कि प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन बन रही है, क्या इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। आई एम पर्सनली ऑफ दिस ओपिनियन दैट इसको रेडिकली चेंज करना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू थिंक डिफरेंटली ऑन दिस इशू। और जो आप प्रोपोर्शनल कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा फेयर कुछ हो नहीं सकता है। फिर भी अगर आप ओपन मेरिट को बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन कंपल्शंस, बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ सर्टन सेक्शंस, अगर आप रिजर्वेशंस को 70% ना दे, अनरिजर्व्ड को ओपन मेरिट को 70% ना दे, 68 भी ना दें, 65 भी ना दें, 60 तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपने इनको रिड्यूस किया हुआ है 35 अब 40 और 35, मतलब जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको 10 मिल गया, तब तक हम लोग 50 के आसपास थे। जब इनको 10 मिल गया, हालांकि इसमें ओपन मेरिट वाले भी हैं जो EWS में क्वालिफाई करते हैं, तो इवन देन मैं समझता हूँ कि 40% इज और 35% इज ग्रॉस इनजस्टिस। तो जो इसमें नए तरीके से देखना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपकी, जैसे आपको पता है, आई हैव ऑल्सो थॉट अबाउट इट एट दैट टाइम, इट मे नॉट बी काइंड ऑफ politically right what I am saying right now. For example, we didn't have a scheduled caste population here in Kashmir. Almost nothing, zero. कुछ ही थे, 2-3 nominal. Nominal. मतलब if I remember the last some census reported a few thousand or a few hundred. So, but then you have to have 8% reservation for scheduled caste, even in the district cadre post, जहाँ पे लोग हैं ही नहीं, जहाँ लोग है ही नहीं। तो देन पहले आते नहीं थे तो वो फिलअप हो जाते थे इधर बाकी लोग, बाकी कैटेगरी से 1-2 साल उनको वेट कराते थे, फिर उसके बाद फिलअप करते थे। लेकिन अब जो है पीपल आर अवेयर, तो एनी पार्ट ऑफ द स्टेट दे कैन अप्लाई, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, even to the district cadre post. District cadre post does not mean that कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अगर मैं अनंतनाग का हूँ और मैं चाहूँ तो बड़गाम में भी आई कैन अप्लाई फॉर अ डिस्ट्रिक्ट cadre पोस्ट, विच इज लेट्स से जूनियर असिस्टेंट और पटवारी और अ टीचर। इसमें कोई बैन नहीं है, आई कैन अप्लाई। अगर मैं पास हो गया तो ये है कि मुझे बड़गाम में ही नौकरी करनी है, बाद में नहीं ढूंढना, बाद में मुझे ढूंढना नहीं है कि मुझे अटैचमेंट कर दो, वहाँ पर लगा दो।
जो होता है। जी हाँ। लेकिन इसी तरह से जब शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स लगे इधर 8% वैकेंसीज के अगेंस्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं नहीं कहूँगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगे होंगे। अब तो खैर पीपल डोंट बॉदर 2-4 घंटे में जम्मू पहुँच जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट भी अब हो गया, वो जो पुरानी बातें थी दूर दराज या बाकी, तो वो भी रहा नहीं। नाउ पीपल आर मूविंग फ्रीली। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये भी एक इशू है, या फिर ये एक इनजस्टिस है। मतलब लगता है कि हमारे भी बहुत गरीब लोग हैं यहाँ, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट शेड्यूल्ड कास्ट और दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, बट दे आर एक्सट्रीमली पुअर, दे आर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, they are willing to say work as a sweeper also, बट उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो इसलिए इसको देखना है। और इधर से जो पढ़े लिखे खासकर ये जो ओपन मेरिट वाले जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ब्राइट स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि भाई 40% या 35% के लिए क्या कम्पीट किया जाए, हम तो इतने लोग हैं, इतना कंपटीशन बहुत हाई, इसका मतलब कंपटीशन बहुत स्टिफ है विद इन द ओपन मेरिट कैटेगरी, बहुत स्टिफ हो जाता है। तो आई थिंक इट इज़ justified that it must be reviewed, the reservation must be reviewed, reservation policy must be reviewed, and it must be radically transformed so that the open merit category at least has more than 50% seats reserved for them. नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने ये रखा है अपने इंतखाबी मंशूर में, जो 2024 का इनका था असेंबली वाला, और लोकसभा वाले में भी उन्होंने रखा था ये चीज़ें कि हम इसको ड्रास्टिकली रिव्यू करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस परसेंटेज पे ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था हम ड्रास्टिकली इसको रिव्यू करेंगे। अभी उसके बाद उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि इसको 6 महीने तक रखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, बहुत सारे रैंगल्स हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना है। तो उन्होंने अल्टीमेटली ले लिया 6 महीने का टाइम। उसके बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दे दी, फिर ये बताया गया कि कैबिनेट के पास है, तो कैबिनेट का इसका पास करना ज़रूरी है। उसके बाद कैबिनेट ने एक कह दिया कि हमने पास कर दिया है, तो हमने ये आगे भेज दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस में। अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये जो नौजवान है ये बार बार हमसे पूछते हैं कि वहाँ से कब आएगा, क्या इसमें कोई कैद है, क्या इसमें ये मरकज़ी सरकार को भेज देंगे, क्योंकि इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिस पर ये अपने तौर पे कोई फ़ैसला ही नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे वो बात सही है, लेकिन एक ऐसे इस किस्म का तासुर कि ये लोग इस पर बैठे हुए हैं, देर सिटिंग ऑन दिस फाइल। कभी कभी लगता है इनको चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, कभी लगता है कि राजभवन वाले लोग बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप ब्यूरोक्रेसी में रहें, क्या यही प्रोसीजर है, या आपको लग रहा है कि इसमें इससे भी सूरत आ सकती, इसको तेज़ तर किया जा सकता था? मैं तो कहूँगा तेज़, अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई वाज द एलजी और इफ़ आई वाज द चीफ मिनिस्टर, टू बी फ्रैंक, आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू जस्टिस to these open merit candidates। तो मैं तो इसको कर देता। मतलब ऐसा है कि ये इनको अभी हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, और इवन एलजी भी शायद सोचते होंगे इसके बारे में, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएम रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, दे मस्ट बी थिंकिंग दैट नाराज़ हो जाएंगे जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, वेदर इट इज़ OBCs, पहाड़ीज, आपके शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। अब इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी जो LOC था, LOC पर उनके लिए एक परसेंटेज थी कि भाई यहाँ फायरिंग होती है और इनको बार बार डिस्प्लेसमेंट इनका होता है, दैट कैटेगरी हैड बीन इंक्लूडेड। अब इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी इंक्लूड कर दिया है कि हालांकि पहले इंटरनेशनल बॉर्डर इंक्लूड नहीं था। तो ऐसी चीज़ों से ये रिजर्वेशन और बढ़ गया है। और पहाड़ी जब शेड्यूल ट्राइब आ गए तो उससे भी हुआ थोड़ा बहुत उनका। पहले इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जो यहाँ पर बैकवर्ड एरियाज़ था, उसमें पहाड़ी काफ़ी थे। तो वेदर दे आर दिस, आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस, whether they can still take advantage of backward areas as well as पहाड़ी। लेकिन क्योंकि बैकवर्ड एरियाज का परसेंटेज कम हो गया, जब पहाड़ी आ गया तो बैकवर्ड एरियाज का जो 25% था पहले वो कम हो गया है। सो वी हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है। अगर आप ये क्लियरली
विद अ स्ट्रेट फेस ये बताएं कि भाई हम आपको वी रिकॉग्नाइज द स्पेशल कैटेगरीज गुजर बकरवाल जो एसटीज हैं या शेड्यूल कास्ट हैं या आपके एलओसीज है एलओसी है या अदर्स ओबीसीज हैं हम रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन हम चाहेंगे कि जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए जो यूटी के पोस्ट है जो आप तो यूटी है अभी जी हाँ तो जो यूटी के पोस्ट हैं उनमें हम उस हिसाब से चलेंगे कि आपकी अगर जैसे शेड्यूल कास्ट का था 8% इनकी पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर में इनका रिजर्वेशन 8% था शेड्यूल ट्राइब्स की परसेंटेज 10 थी गुजर बकरवाल्स की 10% थी इनका शेयर 10% था बाद में जब ये शेड्यूल ट्राइब बने तो वो 10% वही रहा उतना ही रहा हम एक्चुअली ये they got advantage in the central post जी हाँ हम ये एक्चुअली जानना चाहते थे क्या उसको तेज दर किया जा सकता है आपने बता दिया हाँ किया जा सकता है देखिए ना अगर आपका जो आपका मापदंड है आपका जो नॉर्म है क्राइटेरिया है अगर वो फेयर है उसमें इंसाफ है तो आपको ये करना चाहिए जिस बात में इंसाफ हो जो फेयर हो जो क्लियर हो जो जिसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है क्या बात है कि अगर ठीक है आप रिजर्वेशन डिनाई तो नहीं कर रहे हैं आप शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन रख रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब को की रिजर्वेशन रख रहे हैं आप लेकिन आप उनको कह रहे हैं कि भाई आपकी पॉपुलेशन परसेंटेज हमारी स्टेट में इतनी है तो हम आपको इतनी ही रिजर्वेशन रखेंगे तो इससे जब ये चीज़ें होंगी तो इससे जो है ओपन मेरिट के लिए ज़्यादा ये निकलेगा इनके लिए ज़्यादा जगह निकलेंगी तो विद द रिजल्ट दैट वी कैन इवन गो अप टू 50%. तो दिस इज व्हाट आई थिंक दे शुड डू एंड इफ दे हैव टू रिड्यूस इन सम कैटेगरी दे मस्ट रिड्यूस. तो इसको एक अगर इससे एक पॉलिटिकल बैकलैश आता है नाराज हो जाएंगे कुछ लीडर नाराज हो जाएंगे तो होने दो. अगर आपको इंसाफ करना है तो कुछ जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है तो उनको आप इंसाफ दे रहे हो और जिनको एक्सेस इंसाफ मिला है तो अगर वो थोड़े बहुत नाराज भी हो जाए तो इट डजंट मैटर. जो आई थिंक सो एंड इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट इन द स्ट्रीट्स और समथिंग. दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑन दैट अकाउंट. इतना ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीट्स में आ जाएंगे फिर खाना जंगी होगी ऐसा कुछ नहीं है. वो ये सोचते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन इस मायूसी को एड्रेस करने की ज़रूरत है. हम तो कहते हैं हम तो ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स में हमारे मेरे कलीग देवा साहब ने रिपोर्ट भी बनाई है. हमने वो सीएम को भी दे दी. हमने इसी तर्ज पर उनको कहा कि आप पॉपुलेशन देख लीजिए और इसको अडॉप्ट कर लीजिए तो उससे बेहतर होगा. उससे ओपन मेरिट का जो है परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा. तो हमारा इंटेंट वही है क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है. ज़रा आगे अब चलेंगे तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप डिप्टी कमिश्नर के हिस्से से आपने काम किया अपने ज़िले में भी, पुलवामा में भी और डोडा में भी. जो यहाँ पे मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ था तो आप डोडा में डिप्टी कमिश्नर थे. तो कई जगहों पे डिप्टी कमिश्नर रहने के बाद फिर आप सेक्रेटरी आए. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यहाँ पे रहे. मरकज़ी सरकार में मैंने जिक्र किया कि आप होम में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आपने बिल्कुल सही कहा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होम वहाँ पे आप रहे. तो अब आपके क्या तजुर्बात हैं, क्या यादें हैं इस सारी सर्विस पीरियड की? खासतौर से चैलेंजेस कहाँ पे आपको लगा कि क्या चैलेंजेस हैं काम करने के दौरान? चैलेंजेस सबसे पहले मैं पुलवामा में लगा था डीसी. तो उन दिनों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी. देयर वाज पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था. नई गवर्नमेंट बनी थी, एमएलएज थे. तो मैं नया था, मैं आई वाज एब्सोल्युटली न्यू. सो मे बी आई वाज रॉ एट दैट टाइम टू सम एक्सटेंट. जो आजकल के यंगस्टर्स जो है उनमें लगता है कि वो इतने रॉ नहीं है. सो आई लास्टेड ओनली 1 year इन पुलवामा. तो द रीज़न वॉज आई वॉज आई थिंक नॉट एबल टू डील विद द एमएलएज इन द वे. वो जो तरीका होता है इज़्ज़त भी देना, अकोमोडेट भी करना, अगर गलत मानना ना भी हो लेकिन तरीके से विदाउट लूजिंग टेम्पर, विदाउट हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह करना. तो उस पर हो सकता है बिकॉज आई वॉज यंग एंड आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ मे बी टेम्परामेंटली आई वॉज नॉट दैट गुड एट दैट टाइम. बट आई वर्क वेरी हार्ड. पुलवामा में काफ़ी मेहनत की हमने
उसके बावजूद भी 87 whole of 87 I was DC Pulwama. Then 88 I got transferred to डोडा and I stayed there for 3 years till 91 and it was a very satisfying period. मैं आपको कहूँ मैंने तकरीबन 500 स्कूल बिल्डिंग्स बनवाई होंगी थ्रू द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अप टू मिडिल स्कूल लेवल वो करते थे. और सड़कें नई सड़कें जो मड़वा को जाती थी दक्षिण को जाती थी सड़क तो बहुत सारा काम हुआ. बहुत मैं मौके पर जाता. अच्छा देयर इज लॉट ऑफ पैदल मार्च मैंने किया है वहाँ पर. वहाँ बहुत एक कल्चर था जो डीसीज थे वो पैदल जाते थे क्योंकि सड़कें नहीं होती थी दूर दूर अंदरूनी इलाकों में. तो आई हैव बीन टू लॉट ऑफ इंटीरियर एरियाज जहाँ पैदल चलना था जहाँ रात को बैठना था कैंप करना था. तो वो सब मैंने वहाँ किया. 3 साल रहा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर मेरे टाइम में शुरू हुए जो मुझे अच्छा लगता है बोलना बिकॉज इट वाज अ मेमोरेबल टेन्योर एंड द गवर्नमेंट वाज वेरी हैप्पी विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम. द चीफ सेक्रेटरीज जो थे उस वक्त मिस्टर कपूर थे वीके कपूर वाज चीफ से. मूसा रज़ा के टाइम में मैं गया. मूसा रज़ा साहब भी वहाँ आए. ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी. वीके कपूर आए. उसके बाद टक्कर साहब वो नहीं आए लेकिन उनके टाइम में भी मैं चीफ ये था डीसी. देन आई वाज आफ्टर दैट मैं कुछ देर सेक्रेटेरिएट में रहा. फिर जम्मू में मैं जम्मू डीसी आई वाज मेड जम्मू डीसी. हाँ जब यहाँ पर ये डायरेक्ट रिक्रूट्स इन्होंने लाए वो व्यास श्रीनगर में आया नायक बडगाम में आए संदीप नायक ब्रजराज शर्मा कुपवारा में. ये 93 में आई. ये 93 में आए. जी. तो उस वक्त ये रीज़न था देयर वर ओनली 2 कश्मीरी ऑफिसर्स एज डीसी. एक तो मोहम्मद मंजूर भट्ट थे नाग में और एक हमारे थे पुलवामा में. उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन वो अकाउंट सर्विसेज थे लेकिन बाद में वो डीसी बन गए. बहरहाल तो उसके बाद जो ये हुआ कि मुझे और सलाम साहब को इन्होंने जम्मू भेजा. कृष्णा राव साहब ने कहा कि अगर हम ये जो बाहर के अफसर यहाँ पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ हमें जम्मू डिवीज़न में कश्मीर के अफसरों को भी पोस्ट करना है. जैसे शेख गुलाम रसूल साहब चीफ सेक्रेटरी थे उनकी थिंकिंग थी दैट some of the Kashmir officers should also get posted here. So Salam Saab was sent there. I was sent to Jammu. He was sent श्रीनगर to उधमपुर. एजुकेशन होगी. इनको श्रीनगर से उधमपुर भेजा गया था. उनको श्रीनगर से किनको सलाम साहब को? नहीं सलाम साहब श्रीनगर में नहीं थे. श्रीनगर में नहीं थे डीसी. He was posted somewhere else. He was MD और डायरेक्टर थे. तो भेजा उनको उधमपुर से. उधमपुर भेजा अब्दुल सलाम बट I was sent to Jammu. तो वहाँ एजिटेशन शुरू होगी. उस वक्त उन्होंने से political parties जो भी थी who didn't want then but it came through the trade organization वो chamber of commerce वगैरह वगैरह. ये आपने कश्मीर के अफसरों को क्यों यहाँ लगा दिया ये है वो है. लेकिन ultimately both of us did very well. It subsided after some time. और मुझे लगा कि जो ओवरऑल इम्प्रेशन कश्मीर ऑफिसर्स की थी जम्मू में कि ये डिलीवर करते हैं काम करते हैं वो बरकरार रही. सलाम साहब also became very popular. I also worked in Jammu and I thought that the lot of people's response was very good, particularly ये जो rural areas है they appreciated. DC आए काम करे और decision ले मौके पर. तो it was that way a great experience Jammu and I found people of Jammu responded very well to me both within the city as well as in the rural areas. And they were always very conscious of this. I think that helped that I was a direct recruit IAS officer. So I had succeeded Mr. Anil Goswami was the DC before me and before him it was Parvez Diwan. So they were kind of making a comparison कि ये तीनों बड़े अच्छे हैं direct recruits से अच्छे हैं वो है ये. Parvez Diwan had worked very hard. He had not left any village untoured. So he was very good. Anil Goswami Saab stayed shorter. I think he stayed for 1.5 years. I stayed only for 1 year. Parvez Diwan stayed longer. He stayed for 2.5 years. तो इस तरह से वहाँ भी बहुत अच्छा रहा. फिर यहाँ डिविजनल कमिश्नर में रहा. डिवकॉम आपके डिवीजनल कमिश्नर विजय बकाया थे उस वक्त जब जम्मू में डिवकॉम में जब डीसी था डोडा में जी उस वक्त थे. And I didn't have much of this migrant resettlement problem. Some came to Ramban and Batod, but very few. उनके लिए हमने arrangement किया. तो I remember Vijay Bakaya साहब was extremely
got extremely occupied, busy in Jammu with the resettlement of migrants in 1990 and 91. So I became DIVCOM here in 98 October. I succeeded SL Butt, who also had a very good tenure here. And then I worked hard. यहाँ उन दोनों militancy भी भड़क उठी फिर से, करगिल हुआ 99 में. So it was a tough period. You know, it was first Fidayeen attack in the cantonment board, 99 में हुआ. Chitti Singhpura हुआ. Then the Anantnag troubles and quite a few big incidents also took place. But thank God, because of people's cooperation and support of the administration, हर चीज़ हमने we were able to overcome all the problems. And so I think at that time the government was solidly behind me. Mr. Jaitley was the chief minister, chief secretary. Farooq Saab was the chief minister. So they all supported me. I was doing, यहाँ पर IG थे गिल, तो हमने काफ़ी अच्छा काम किया. और मैंने जो श्रीनगर में DIVCOM is the chairman of the circular road. वो जो शेख साहब के टाइम में सर्कुलर रोड प्रोजेक्ट बन गया था, उसमें ये सड़कें खोलने का काम ये मेरे टाइम में 3 साल मेरे ख्याल में आई हैव दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि वो काफ़ी हमने सड़कें यहाँ वाइडन कर दी, इंक्लूडिंग इन द डाउनटाउन. फिर मैं मुफ्ती साहब के टाइम में भी सेकंड टेन्योर में आया. So together I did 4.5 years, 3 years in the first tenure, 1.5 years in the second, and we continued this good work of opening up bottlenecks सड़कों के and widening of the roads. I think a lot of work was done. This flyover, जो जहांगीर चौक flyover है, बड़शाह चौक widening है, and ये जो डाउनटाउन का नवाटा चौक clearance है, जामा मस्जिद widening road right up to Nalbal bridge. All this happened, Alijan Road, widening of the Alijan. All this happened while I was the DIVCOM. So I will, you may think that he's talking about himself, but I think this is one of my very big achievements from a personal satisfaction point of view. This, this cut, ये जो हमारा है, Lal Dutt cut है. Lal Dutt cut happened during Parvez Diwan's time. He succeeded me. But the other cut, वो जो जवाहर नगर के इस तरफ इकराजपुरा cut, इकराजपुरा cut happened during my time, and so many other kind of road widening projects we did. Then railways, me and Parvez Diwan, we acquired land for railways. तो railway line भी जो है उसके लिए हम दोनों ने, उन्होंने और मैंने पहले, उसके मेरे बाद उन्होंने, फिर मैं I succeeded him again, Mufti Saab's time. So we did quite a lot. Then the bypass, I was the DIVCOM. जो bypass की सारी widening है, it happened during my time. The work started during my time, widening happened during my time. So these are some of my achievements as divisional commissioner. We worked very hard. I worked very hard. We used to sit in those meetings and negotiating with people, including these railway stations, Badgaon railway station, Navgaon railway station, all these negotiations with the zamindars went up to 9:30, 10 o'clock in the night. And ultimately we were able to settle, and then right from Anantnag to Baramulla. आपको ये इम्तियाज़ हासिल है कि आप मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ और उमर अब्दुल्ला दोनों के साथ आपने बहुत नज़दीकी के साथ काम किया. आप उमर साहब के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो आपको ये लगा कि कहीं कहीं पे सियासी मसलहतें आड़े आती हैं और वो डिसीजन चीफ मिनिस्टर्स नहीं कर पाते हैं जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि ये फैसले लेने चाहिए. कभी कभी ये लगता है आपको? हाँ, लगता तो है, लगता है. इतना कोई स्पेसिफिक मुझे नज़र नहीं आया, याद नहीं आ रहा है. इसका दूसरा रुख भी है, लेकिन वो ये है कि पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती. वो तो खैर वो कम होगा, वो मेरे ख्याल में कम है, क्योंकि हमारा अपना ज़्यादातर टेम्परामेंट ब्यूरोक्रेट्स का यही है कि वो पॉलिटिकल विल को ट्रांसलेट करना चाहते हैं इनटू एक्शन. तो मैं मुफ्ती साहब की ये तारीफ़ ज़रूर करूँगा उनके टेन्योर में. हालांकि लास्ट में आई डिडंट बिकम चीफ सेक्रेटरी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, although I was senior to Brajraj Sharma.
तो ओनली 2 पीपल वर सीनियर टू मी इन द स्टेट, जो सोनाली कुमार एंड अरुण कुमार थे. जी हाँ. तो I should have got the charge after Iqbal Khande. I was the senior most officer in the secretariat. Even if he had not made me the chief secretary, I should have got the charge of the chief secretary till he took the decision about chief secretary. जिस दिन जिस दिन इकबाल साहब मीटिंग में नहीं गए, कैबिनेट मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की बरसी है, तो उस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ब्रजराज शर्मा को कहा कि आप आ जाइए. वो एक्चुअली भरत व्यास की वो थी. मतलब नो डाउट बाय दैट टाइम मुफ्ती साहब की और मेरी रिलेशन इतनी अच्छी रही नहीं थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वर्कड वेरी हार्ड in during this thing. But later, when I was agriculture secretary, then I worked very closely with Ghulam Nabi Azad as GAD secretary. उनको for whatever reason, I don't know. So in his second tenure, of course he praised me in Udi. He praised me for the LOC trade. And that was just a few months before I retired, and he was not well. But when immediately उसके बाद इकबाल खांडे साहब जो है वो नहीं आए उसमें मीटिंग में, and he said he is not well. Then he would like to. So Bharat Vyas was principal secretary to the CM. जी हाँ. तो मुझे लगता है he must have said कि then we will call Brajraj Sharma. He will take the record. He was planning commissioner. जी हाँ. I was FC Industries. So अगर कोई कहने वाला उनको होता कि भाई यहाँ सीनियर मोस्ट जो है वो है, उसको क्यों नहीं बुलाते हो, लेकिन उनको किसी ने कहा नहीं. तो CS तो वहाँ थे घर में, वो ही वॉज इनकम्युनिकेटो, ही वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी apparently, I mean not to my knowledge, because he was not talking to me also those days. तो he maybe भरत व्यास एंड इन्होंने कोई आपस में बात की होगी, तो he was principal secretary to CM, तो हुआ. फिर when I represented to the CM, I met him at his house. तो मैंने कहा कि आपको ये नहीं पता कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ यहाँ सेक्रेटेरिएट में. How was Brajraj Sharma called to this meeting? अच्छा, आपने बताया था? हाँ, मैंने उसके बाद बताया. I met him in this ये जो फेयरव्यू है. अच्छा, रेजिडेंस पे. अब होता है सरकारी. He was not kind of very positive, Neither उनको कोई ऐसा रिग्रेट था. उन्होंने कहा अच्छा, मैंने अमिताभ मट्टू को कहा है कि आप देख लो कि क्या है खुर्शीद की क्या ग्रीवेंसेस है. मैंने कहा भाई, अगर मुझे होम मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल जो होम सेक्रेटरी हैं RK सिंह, इफ ही हैज रिटन इन माय ACR that he is an outstanding officer and an asset to the ministry, how did I become so bad within 1 year? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ जी. वो तो 2013 के ACR से 2014 के ACR से भी आपने लिखे नहीं. वो चीफ सेक्रेटरी वो इकबाल खांडे को लिखने थे और फिर आपको करने थे. 2014 ही था, ये 15 था. अभी ACR वो थे ही नहीं. तो लास्ट ACR was Mr. RK Singh's ACR, which said he is an asset to the ministry, he is outstanding. तो फिर मैंने ये तो जब फिर अमिताभ मट्टू को जिस वक्त आप एडिशनल सेक्रेटरी होम थे. हाँ, मैं एडिशनल सेक्रेटरी होम था. मैं एक 1.5 साल रहा एडिशनल सेक्रेटरी. बिल्कुल. फ्रॉम 12 August 12 to end of 13. और वापस आना तो मेरा अपना डिसीजन था. द होम मिनिस्ट्री डिडंट वांट मी टू लीव. अच्छा, आप खुद आना चाहते? क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आपको एपेक्स स्केल मिल रहा है, आप चाहते हो. तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ, मैं आई वांट टू कम बैक. सो आई केम एंड गॉट द चीफ सेक्रेटरी स्केल इन January 14. लेवल 17 January 14. नहीं, लेवल 17. हाँ, मतलब लास्ट लेवल फिक्स स्केल. ओके. उन दोनों 80,000 होता था फिक्स स्केल. चीफ सेक्रेटरी स्केल, आई गॉट दैट. सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट. तो आई केम, या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो आई केम. देन फिर इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन मुफ्ती साहब के साथ रहा नहीं. तो इन्होंने कहा अच्छा, मैंने अब अमिताभ मट्टू को कहा है, ही विल हैव अ लुक एट इट. तो अमिताभ मट्टू ने जब मेरे ACRs देखे तो वो दूसरे दिन उनके पास गया. And apparently he told him that ACRs are absolutely brilliant. I mean, he should not have been overlooked. और मैंने कहा मेरे तो कुछ महीने रह गए थे. I should have been given a chance, even in charge chief secretary.
तो बहरहाल फिर उन्होंने कहा, फिर हसीब साहब को कहा आप बात कर लो। फिर हसीब द्रावू साहब ने उसने कहा आप मेरे साथ काम करो, यू बिकम एज चेयरमैन ऑफ द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, हम सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज को ठीक करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने लेकिन उन्होंने ऑर्डर इशू किया, GAD ने ऑर्डर इशू किया दैट ही विल हैव द दिस दे हैव नेवर डन विद एनी अदर प्रीवियस जो ओवरलुक किए गए। दे इशूड एन ऑर्डर सेइंग दैट he will have the status and something else of the chief secretary. पे तो मेरे पास थी, and all the other facilities, so some kind of perquisites of the chief secretary. He will have the rank and status. I was appointed as chairman of the Bureau of Public Enterprises in the rank and status of the chief secretary. And they wrote all those things जो chief secretary के order में लिखे होते हैं, जैसे 500 किलोमीटर पर मंथ का फ्री पेट्रोल वो सब कुछ, और सरकारी मकान वगैरह। तो वो सब लिखा उन्होंने। खैर मुझे सरकारी मकान चाहिए नहीं था, मैं अपने मकान में यहाँ था, तो पेट्रोल मुझे याद नहीं मैंने लिया कि नहीं। तो बट दैट ऑर्डर वाज इशूड बाय गजनफर वाज द GAD सेक्रेटरी, आई रिमेंबर। ही लेट नाइट ही सेंट दैट ऑर्डर टू मी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर्स के साथ गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी आपका राबिता रहा है? हाँ। उनके टाइम में मैं GAD सेक्रेटरी बना, तो ही वॉज एक्सट्रीमली, उसको हमेशा परेशानी रहती थी कि लोगों का भला होना चाहिए, कि कुछ ना कुछ अच्छा काम होना चाहिए जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो कार्डर है कैसे करें। KS ही जाते रहते थे, KS एसोसिएशन, उनसे फारूक शाह साहब, फारूक रिजू एंड अदर्स, ये जाते रहते थे कि सर हमारा वो करो ये करो। देन आई एम ग्रेटफुल टू अहमदुल्ला, ही वॉज माई एडिशनल सेक्रेटरी, एंड और भी थे अंडर सेक्रेटरीज वगैरह। तो हमने मिल के काम किया, एंड वी एक्सपैंडेड दिस कार्डर फ्रॉम वी टुक द कार्डर स्ट्रेंथ फ्रॉम सम 500 समथिंग टू 800 समथिंग, हमने बढ़ा दिया। तो उससे वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत खुल गई। स्पेशल सेक्रेटरी बन गए, एडिशनल सेक्रेटरी जो थे वो स्पेशल सेक्रेटरी बने, डिप्टी सेक्रेटरी जो है एडिशनल सेक्रेटरी बने, स्पेशल सेक्रेटरी जो थे वो सेक्रेटरी बने। तो KS कार्डर को हमारे टाइम में हमने बहुत बढ़ाया। फिर मैंने आज़ाद साहब ने काफ़ी काम किया, नो डाउट। ही वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उन्होंने बनाए, सब ऑर्डर GAD से निकलते थे, सारे GAD से निकलते थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपको बताना मुझे याद आ रहा है आज़ाद साहब का, कि उन्होंने मैं फुनसुम साहब थे चीफ सेक्रेटरी, तो मैं बड़ा कीन था कि KS ऑफिसर्स को भी हम ट्रेनिंग के लिए भेजें, क्योंकि IAS में बड़ी ट्रेनिंग होती है, हम लोग जाते रहते हैं ट्रेनिंग कोर्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी। तो मैंने प्रपोजल बनाया फुनसुम साहब से बात करके ट्रेनिंग का, कि इनको बाहर भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए KS ऑफिसर्स को। तो जब वो ले गए, मैं उनके पास, फुनसुम साहब ने कहा आप प्रपोजल लाओ, CM से मिलेंगे। CM ने शायद लिखा भी था उस पर डिस्कस। तो गए हम, तो आज़ाद साहब मुझे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, ये गुरेज देखा है इन्होंने? मैंने कहा सर मुझे लगता है मैक्सिमम ने नहीं देखा होगा। करना देखा है? फिर अपने घर की तरफ गंदोत बलेसा देखा है, मड़वा देखा है, वडवन देखा है? इनको पहले ये दिखाओ, फिर इनको दिल्ली बॉम्बे और बाकी जगह ले जाओ। मैंने कहा सर हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए की बात कर रहे हैं। ये बड़े ब्राइट लड़के हैं, ब्राइट ऑफिसर्स हैं, लेकिन एक्सपोजर नहीं है। जम्मू कश्मीर में ही काम किया है, अब इनको हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बताएंगे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन प्लानिंग, ये सब बाहर ही इनको पता लगेगा, यहाँ कैसे पता लगेगा? तो नहीं पहले इनको वो दिखाओ। तो आई मीन लुक एट द पॉलिटिकल, ये देखो ना पॉलिटिकल सेंस, मतलब हमें लगा कि वी नेवर थॉट अबाउट इट that that they should first see, he said they should first see their own state. इनको भी अपने स्टेट का नहीं पता, इनको क्या बाहर का बताओगे? मतलब I could not say no to that. We accepted. We said yes, I think you are right, your perspective is right. They should know what Gurez is like, they should know what the life in Madhwa and Vadwan is like, they should know what the life in Patar is like. So therefore we conceded that.
तो खैर मैं फिर ट्रांसफ़र हुआ, कुंडल साहब बने चीफ सेक्रेटरी। तो आई आस्क फॉर ट्रांसफ़र। जब कुंडल साहब बने तो मैं आज़ाद साहब के पास गया। मैंने कहा सर अब मैं 2.5 साल हो गए मेरे, फुनसुक साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी बनती थी क्योंकि वी हैड वर्क टुगेदर। ही वाज होम सेक्रेटरी, आई वाज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, सो आई हैड अ वेरी गुड एसोसिएशन विद हिम, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, ही ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो अब आप ये कुंडल साहब आ गए तो उसने ही टोल्ड मी इन कश्मीरी, ये क्या कह रही थी? मैंने कहा कारण चला हसन, अब मैं क्या कहे भाई को बेहतर को पालन का तरीक काम करने भाई हसन में उस फुनसुक साहब हैड 100% ट्रस्ट इन मी, कॉन्फिडेंस इन मी, अब इनको बता दीजिए। तो विद ग्रेट रिलक्टेंस ही कॉल्ड मी फॉर ब्रेकफास्ट एंड सेड नहीं मत। मैंने कहा नहीं सर अब मैं टाइम हो गया, मैंने 2.5 साल दे दिए, 2.5 साल हो गए थे तब। तो देन ही पोस्टेड मी एज FCR, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, एंड आई वर्क देयर फॉर 6 months। देन मिस्टर वोरा कॉल्ड मी, गवर्नर रोल लग गया। वो 2008 की डिस्टर्बेंसेस हो गई, अमरनाथ एजिटेशन। कुंडल साहब पॉलिटिक्स में चले गए, कुंडल साहब पॉलिटिक्स में चले गए, हाँ, 1 महीना भी नहीं निकला। हाँ, मेरे ख्याल में आज़ाद साहब मुझे यही कह रहे थे कि यही सब, लेकिन उन्होंने बताया नहीं इज कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा क्या कहेंगी लेकिन 1 महीने के बाद ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, ही बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर। देन वोरा साहब कॉल्ड मी, ही सेड खुर्शीद। मैंने कहा सर, तो कहा कि आप को मैं होम देना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा सर वहाँ तो गोस्वामी साहब है, तो होम सेक्रेटरी, ये होम यहाँ के होम सेक्रेटरी। तो कहा वो अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, हम चाहते हैं आप ही इसको टैकल हैंडल करें आप होम को। तो बाय दैट टिल दैट टाइम आई हैड एक्चुअली रिफ्यूज्ड टू बी फ्रैंक मिस्टर फुनसुक's रिक्वेस्ट टू बिकम द फाइनेंस सेक्रेटरी। ही हैड बिकम एडवाइज़र, दिल्ली से आए थे वो, ब्लोरिया साहब ये एडवाइज़र बने उस वक्त 2008 में। तो ही बिकेम फाइनेंस एडवाइज़र फाइनेंस। ही टोल्ड मी कम एज फाइनेंस सेक्रेटरी बिकॉज ऑफ माई ओल्ड एसोसिएशन GAD जी। तो मैंने कहा रहने दो सर, मैं फाइनेंस, आई हैव नेवर हैंडल फाइनेंस, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और ये 2-3 महीने की बात है, इलेक्शन होने वाला है, छोड़िए आप नहीं कर। तो he insisted, but I didn't agree. Then Mr. Vora rang me up personally and he said you become the home secretary. Then I went and met him. तो कहा कि होम सेक्रेटरी अच्छा रहेगा, वो है हमें चाहिए। They had some, that Jammu agitation was hotting up. I think they wanted somebody who could look neutral, because गोस्वामी साहब जम्मू के थे तो शायद। तो फिर मैं बना होम सेक्रेटरी एंड देन फ्रॉम देयर आई बिकेम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर उमर साहब। अगेन देवेंद्र कॉल्ड मी एंड ऑन फोन, आई वाज इन अ मीटिंग इन राजभवन, अभी इनका इलेक्शन जीत ही गए थे। तो ही सेड ये CM डेजिग्नेट वांट्स टू टॉक टू यू। तो उमर साहब ने मेरे साथ बात की, कहा कि आई वुड लाइक यू टू बी माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी। एंड इनफैक्ट मेरे कागज बन गए थे दिल्ली जाने के। आई हैड अप्लाइड फॉर डेपुटेशन, सेंट्रल डेपुटेशन, व्हिच गॉट डिलेड। सो आई कुड नॉट से नो टू हिम, टू बी फ्रैंक, एंड आई फेल्ट good. I felt happy that he was inviting me to be his principal secretary. New government was coming up, so I accepted that to be. And otherwise, I was getting a posting in Delhi. So my Delhi deputation got delayed. फिर जब मैं इनका principal secretary रहा नहीं, 2010 में he changed me. He got Vyas again, and then I applied. I revived that application for deputation. फिर मैं deputation गया दिल्ली उसके बाद। रिटायरमेंट के बाद जब आपको मुकर्रर किया गया था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो कुछ ही महीनों के लिए आप रहे। 1 साल, 1.5, सवा साल रहा मैं। सवा साल, और वो तो 5 साल का टेन्योर था। 5 साल का टेन्योर था, लेकिन आप आए, इन्होंने कहा वोरा साहब ने ही कि आप आए एडवाइजर। हाँ, मुझे व्यास ने फ़ोन किया कि सर ये गवर्नर चाहते हैं कि वुड यू लाइक टू बी एडवाइज़र, ही नोज़ दैट यू आर CIC और आपका टेन्योर लंबा है। तो मैंने कहा देखो भाई, CIC तो ठीक है, I am, if I tell you, my heart is not in that, although I am trying my best to do that job. But if you want me, if governor wants me to be the advisor,
ठीक है, फिर मेरी तरफ से ना नहीं है। मुझे उससे पहले दिल्ली से एक फ़ोन आया था, किसी का फ़ोन जो होम मिनिस्ट्री में थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको कंसिडर किया जा रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो। ही ऑल्सो सॉट माई दिस वाज फ्यू डेज बैक, फ्यू डेज बिफोर दिस। I had said that yes, why not? It's really wonderful working with Mr. Vora because I had worked with him. आपको पता ही है, 2 महीने मैंने 2016 में मैंने और परवेज साहब ने एज एडवाइजर्स रहे immediately after Mufti साहब died. So I said yes, no problem. Vora साहब is a great governor. I would like to work with him. And he had been very happy with me and परवेज साहब both at that time 2016 में। तो मैंने हाँ कर दी। फिर जब व्यास का फ़ोन आया कि गवर्नर वांट्स यू टू बी दिस थिंग, तो आई अगेन सेड आई विल फर्स्ट मीट द गवर्नर। सो आई वेंट एंड मेट हिम। तो उसने कहा हाँ भाई यहाँ है ही नहीं कोई, अब क्या करें। तो आप जानते थे ये कुछ महीनों के लिए ही है, हाँ, क्योंकि सरकार आने वाली थी। कोई बात नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि वो 2020 वगैरह। मैंने कहा चलो अगर इससे मीनिंगफुल कोई काम हो जाए, बिकॉज आई हैड थॉट दैट द 2 months वी डिड इन 2016 वाज टू शॉर्ट एंड देयर वाज सो मच ऑफ वर्क टू बी डन। उस वक्त भी 10-12 डिपार्टमेंट्स मुझे दिए गए थे। इस बार भी 12-13 डिपार्टमेंट। दे वर आस्किंग मी, वोरा साहब वाज टेलिंग मी तुम हेल्थ भी ले लो, एजुकेशन भी ले लो, टेक ऑल द डिपार्टमेंट्स, बारिंग दिस। ही डिडंट ऑफर मी फाइनेंस वाज बीइंग ऑफर्ड टू व्यास। व्यास आल्सो बिकेम एडवाइजर हाँ इमीडिएटली, या साथ ही में एक ही ऑर्डर वो उसका ऑर्डर पहले इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ बीआर सुब्रमण्यम एज द चीफ सेक्रेटरी, मिस्टर व्यास वाज टेकन एज द एडवाइजर। सो मेरा ऑर्डर तो 4-5 दिन के बाद हुआ। सो आई थिंक दे वांटेड समबडी फ्रॉम द वैली आल्सो, so they looked at me। तो मैं CIC था, they could have probably दूसरा available नहीं था। इकबाल के बारे में he was sick, he was not well, so he would have otherwise also said otherwise भी वो interested नहीं थे इन चीज़ों में। हाँ, मुझे नहीं लगता, but he was not well, he was undergoing treatment, immunotherapy चल रही थी उसकी। तो फिर मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है। खुर्शीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमसे बात की। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी बात करेंगे। आप शुक्रिया आपके तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे हम भी और हमारे देखने वाले भी। हमने तो दिल से बात की। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे साबिक IAS ऑफिसर खुर्शीद अहमद गनाई साहब, जिन्होंने आज आपको रोशनास किया अपने तजुर्बात से। ये काफ़ी लंबी मुद्दत तक यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहे और ब्यूरोक्रेसी के आला सतहों तक ये पहुँच गए। इसके अलावा ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे जम्मू कश्मीर में, और इसके अलावा 2 बार ये एडवाइज़र टू गवर्नर भी रहे। तो उन्होंने अपने तजुर्बात और अपने मुशाहिदात से आपको रोशनास किया। प्रोग्राम देखते रहें और देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।